2026 एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैसा रहने वाला है? भारत की कुंडली अगर हम देखें तो भारत की कुंडली में इस समय मंगल की महादशा चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में भी मंगल की महादशा है। मंगल सेनापति है, ज्योतिष में मंगल को सेनापति कहा गया है। अस्त्र शस्त्र शासन झगड़े लड़ाइयां ये तो होंगे, लेकिन जीत भारत की ही होगी। मेरी जो गणनाएं इशारा कर रही हैं 2027 में मुझे लगता है कि भारत का विस्तार होगा। किधर होगा? ये नॉर्थ में होगा या ईस्ट में होगा? बहुत से पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि मोदी जी का जो टर्म है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। माननीय राजनाथ सिंह उस समय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। उस समय मैंने एक प्रेडिक्शन करी थी कि मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, और इस पर मैं आज भी अडिग हूँ। राजनीति की बात चल रही है तो एक सवाल और एकदम से मेरे जहन में आ गया है, और वो है बंगाल के इलेक्शंस जो 2026 में आने वाले हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, ममता जी की कुंडली मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन उनकी जो पार्टी है टीएमसी, वो कुंडली मैंने बहुत डिटेल में देखी है। बड़ी स्ट्रॉन्ग कुंडली है। लगभग फरवरी या मार्च के आसपास मान लीजिएगा इस समय कोई ना कोई प्लेन क्रैश या प्लेन दुर्घटना फिर से रिपीट हो सकती। प्रभु ना करे कि मेरी भविष्यवाणी सच हो। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन लेके लोग आते हैं कि हमारी नौकरी कब लगेगी? ये 2026 में हमारी नौकरी तो लग जाएगी, हमारे लड़के की नौकरी लग जाएगी। जो रोज सुबह सुबह जब टीवी हम लोग खोलते हैं और एक पंडित जी बैठे होते हैं, आज कुंभ राशि में आपका योग अच्छा नहीं है, तो ये कैसे बता रहे हैं भाई? कुंभ राशि में कितने लोग आ गए। आदमी निकल रहा है जॉब के लिए, सुबह नाश्ता कर रहा है, कह रहे हैं आज धनु राशि वालों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो डर रहा है। उसके पीछे मैं बता देता हूँ। आज के बाद डरना नहीं है। पहले तो अगर कोई आपको डरा रहा है, मैं व्यूअर्स से कह रहा हूँ, तो वो ज्योतिष 2025 जाने को है और 2026 दस्तक दे रहा है हमारे दरवाजे पर। नए साल यानी नव वर्ष जब आता है तो हमारे मन में बहुत सी जिज्ञासाएं रहती हैं। कोई नया बिजनेस चालू करता है, कोई नया काम चालू करता है। मन में शंकाएं भी रहती हैं कि ये साल हमारे लिए कैसा होगा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए कि आज हम बात करने वाले हैं 2026 के ऊपर, और ये साल कैसा जाएगा हम सबके लिए। क्या क्या उथल पुथल होने वाली है, राजनीति में कुछ चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ नया घटेगा, और बंगाल के इलेक्शन भी तो हैं। तो ये सब बातें आज हम करने वाले हैं। हमारे साथ में हैं गाजियाबाद के जाने माने एस्ट्रोलॉजर अंकित त्यागी जी। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आपका बहुत आभार तिवारी जी, और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। तो अंकित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि 2025 मैंने जितने भी पॉडकास्ट देखे एस्ट्रोलॉजर के, रील्स आई, सब डरा के रखा, इतना मंगल का साल, आग लग जाएगी, ये हुआ भी, बहुत कुछ हुआ भी, बहुत सी घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई इस साल में, मतलब 2025 में। अब बताइए 2026 एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैसा रहने वाला है? क्या कहती हैं गणनाएं ज्योतिष की 2026 को लेकर के? बहुत सारी नेगेटिव बातें हो रही हैं तिवारी जी, और बहुत कुछ हम सुन रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 2025 में सुना मंगल का साल है, दंगल करेगा, सूर्य का साल आ रहा है, आग लगेगी, ये होगा। मैं कुछ पॉजिटिव से शुरुआत करूंगा, क्योंकि नेगेटिव सुन सुन के लोग शायद थक चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो कुछ पॉजिटिव बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम विस्तार में चर्चा करेंगे कैसा रहेगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक बहुत अच्छी स्थिति भी बन रही है, उसको भी लेकर के हमें बहुत समझना है। उस परिस्थिति को कैसे बन रही है वो भी मैं विस्तार से बताऊंगा। भारत की कुंडली अगर हम देखें तो भारत की कुंडली में इस समय मंगल की महादशा चल रही है। अच्छा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में भी मंगल की महादशा है। वाह। पहली चीज, मंगल सेनापति है, ज्योतिष में मंगल को सेनापति कहा गया है। अस्त्र शस्त्र शासन झगड़े लड़ाइयां ये तो होंगे, लेकिन जीत भारत की ही होगी। जीत हमारी होगी, डेफिनेट है। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा। दूसरा, मंगल भूमि का कारक है। मंगल कहीं ना कहीं भूमि का कारक है, और भूमि का कारक है तो एक चीज पे मैं और इशारा कर देता हूं, जो शायद हो सकता है आप लेटर ऑन पूछते, बट भूमि का कारक है तो भूमि भी कहीं ना कहीं विस्तार होता मुझे भारतवर्ष का दिखता है। क्या बात कर रहे हैं? ऐसी प्रबल उम्मीदें मुझे दिखती हैं। 2025 से 2032 तक भारत की मंगल की महादशा है। अच्छा। इसी समय के दौरान, और जहां तक प्रबल उम्मीद अगर मैं करूं, मेरी जो गणनाएं इशारा कर रही हैं, 2027 में मुझे लगता है कि भारत का विस्तार होगा।
किधर होगा, ये नॉर्थ में होगा या ईस्ट में होगा? अगर क्लियर में पीओके आ रहा है क्या? अगर मैं स्पष्ट कह दूं तो पीओके आ रहा है। क्या बात है जी। पीओके हमारे पास में 2026 में आ रहा है। बिल्कुल। देखिए एक चीज मैं और कहता हूं तिवारी जी, हम अंग्रेजी नववर्ष की बात करते हैं, साथ साथ हिंदू जो हमारा संवत्सर होते हैं उसकी भी बात करते हैं। हाँ। जब हमारा संवत्सर शुरू होता है चैत्र जो है शुक्ल की प्रतिपदा तिथि से, उसमें क्या होता है, उस हर संवत्सर का एक नाम होता है। जैसे अभी संवत्सर 2082 चल रहा है, जिसको नाम दिया हुआ था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी। अच्छा। अभी जो 2083 आने वाला है उसका नाम है रौद्र। रुद्र, रौद्र, रौद्र। अच्छा, तो समझ लीजिएगा कि कोई टिक नहीं पाएगा भारत के सामने। ओह, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूं जी। रौद्र नाम है तो बहुत सारे आंदोलन भी उभरेंगे, हो सकता है लोग सड़कों पर भी उतरेंगे। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में स्पेशली अगर मैं बात करूं, क्योंकि कैपिटल दिल्ली है, तो वहां बहुत सारे आंदोलन देखने को मिल सकते हैं, उग्र रूप भी ले सकते हैं। स्पेशली जो यंग जनरेशन है, जो जेनजीज की अगर मैं बात करूं, उनके बिना तो शायद अधूरा है पॉडकास्ट, तो वो भी कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरते दिखेंगे। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि सरकार बहुत वाइजली इन सब परिस्थितियों को हैंडल कर लेगी। अच्छा। और कोई विकट परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी, ये डेफिनेट है। ओह, इसमें कोई दो मत हो ही नहीं सकते, और इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज और मैं बता देता हूं, जब चंद्रमा की महादशा भारत की भी चल रही थी 10 साल जो चली लगभग, और अब मंगल आया है 2025 से, भारत की कुंडली की अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा की जो परिस्थिति थी वो ऐसी बन रही थी कि वहां बहुत सहनशील था, बहुत अग्रिम सोच, बहुत निर्णायक निर्णय जो दूरगामी हो, और वो सब हुआ इन 10 वर्षों में। आपने देखा कि भारत कहां से कहां विश्व में हमारी जो छवि थी वो कहां पहुंची। दूसरा, कहां हम खड़े थे और अब हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने इन्हीं 10 वर्षों में। ऐसे ही अब ये मंगल आया है। मंगल की जो परिस्थिति है ये बहुत निर्भीक वाली परिस्थिति बन रही है। अच्छा। बिना किसी डर वाली, बिना किसी भय वाली, और एकदम कोई कुछ भी कहे। पहले क्या होता था, अमेरिका क्या कहेगा, रशिया क्या सोचेगा, चाइना क्या एक्शन ले लेगा, इधर पाकिस्तान, बांग्लादेश, लेकिन अभी वो भय ही नहीं है। अभी निर्भीक है हम, जो होगा देखा जाएगा। वो वाली परिस्थिति अब बन रही है भारत की, और भारत इसी साहसिक परिस्थिति के साथ, इसी साहस के साथ बहुत आगे बढ़ने वाला है। बहुत बड़ा बूम भारत में आने वाला है। एक और चीज की मैं बात करूं, मंगल की दशा की बात चल रही है। मंगल मैन्युफैक्चरिंग, मंगल बहुत सारी चीजों के, इन सब चीजों का भी एक कारक माना जाता है। तो भारत कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग की दशा में भी बहुत आगे बढ़ने वाला है। अच्छा। चाहे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, चाहे मैं, अभी आपने सुना भी हो शायद, कुछ सेमीकंडक्टर की एक चिप की कुछ लगाया गया है नोएडा में प्लांट। अभी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लखनऊ में माननीय योगी जी और शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। तो बहुत आगे मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ने वाले हैं। जब मंगल की दशा खत्म होगी, बहुत आगे की बात है, शायद अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने पॉडकास्ट में इतने आगे की बात की हो, तो राहु की दशा आएगी। अच्छा। और जैसे ही राहु की दशा आएगी, मैं आज ये बोल के जा रहा हूं आपके पॉडकास्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में भारत चाइना को पीछे छोड़ देगा। अरे वाह, ये डेफिनेट है। कब आने वाली है राहु की महादशा? 2032 के बाद। 32 के बाद आएगी। लेकिन तब तक हम कंटिन्यू ग्रो करेंगे। हमें किसी भी मोर्चे पर कहीं भी बिल्कुल असमंजस की स्थिति में रहने की आवश्यकता है ही नहीं। हम बहुत निर्भीकता के साथ आगे बढ़ेंगे। नहीं, वो तो हमने हाल के दिनों में देखा कि ट्रम्प चचा ने जैसे ही टैरिफ लगा दिया, लेकिन मोदी जी पीछे नहीं हटे। बहुत सारे पॉडकास्ट में मैंने ट्रम्प चचा का नाम लिया, शायद यूएस का वीजा तो नहीं लग पाएगा मेरा, जो मुझे लगता है। नहीं, मैं तो अक्सर लेता रहता हूँ। अब मुझे ये बताइए कि हमारा अभी बहुत से पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि मोदी जी का जो टर्म है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैंने सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूँ तिवारी जी, 2013 के लास्ट या 14 की बात है, जब मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया था। माननीय राजनाथ सिंह उस समय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। उस समय मैंने एक प्रेडिक्शन करी थी। अच्छा। कि मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। और इस पर मैं आज भी अडिग हूं। क्या बात कर रहे हैं? इस पर मैं आज भी अडिग हूं। ये डेफिनेट है, नहीं करेंगे। अब कारण क्या रहे, वो खुद से इस्तीफा दे दें,
क्या रहेगा वो प्रभु जाने, प्रभु की लीला है। ज्योतिष का काम गणना करना है। देखिए, कोई ज्योतिष कभी किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, कोई ज्योतिष परिस्थितियों को नहीं बदल सकता। अगर कोई भी ज्योतिष बैठ करके तिवारी जी ये कहता है कि मैं आपका भाग्य बदल दूंगा, या मैं सब कुछ पलट सकता हूं, या मैं जो कर्म का लेख है उसको दुनिया में कोई नहीं मिटा पाया। अच्छा। हम सब जब पैदा होते हैं तो हम एक कर्मों की पोटली लेकर के पैदा होते हैं। हाँ। और उन्हीं कर्मों के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। और कर्म दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्थायी कर्म, और एक होते हैं कि जिनको हम अपने आज के कर्मों से उनको बदला जा सकता है जी। दोनों निर्धारण होता है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको हमें भोगना ही पड़ेगा। अच्छा। आपने देखा कुछ बच्चे पैदा होते हैं, जन्म से उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं। आजकल ऑटिज्म बहुत चल रहा है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई पूर्व जन्म का कर्म ऐसा रहा, तो उसको हम नहीं बदल सकते। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जो हम अपने आज के कर्मों से उनको हम बदल सकते हैं, आज की अच्छाइयों से बदल सकते हैं। बदल कौन सकता है? सिर्फ ईश्वर। तो बिल्कुल कोई दूसरा नहीं है जो आपके कर्म को काट सके या आपके कर्म को बदल सके। प्रॉब्लम यहां है कि लोग हर जगह जाते हैं। लोग एक एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते, लोग 10 के पास जाते हैं। और लोगों को चाहिए क्या? शॉर्टकट। मैं कहता हूं भाई, शॉर्टकट दुनिया में कुछ है ही नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शॉर्टकट कुछ नहीं है। भृगु संहिता की बात मैं कर लूं, होरा शास्त्र की बात कर लूं, पराशर शास्त्र की बात कर लूं, रावण संहिता की बात कर लूं, दुनिया भर की चीजें मैंने पढ़ी, कहीं मुझे कोई शॉर्टकट उपाय मिला ही नहीं। अच्छा। कहीं कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है। केवल एक ही ज्योतिष कौन है? जो आपको भगवान से जोड़ करके और आपके उन कर्मों को कहीं ना कहीं बदलने का प्रयास करे, क्योंकि बदलेगा प्रभु ही। वो ज्योतिष है। अगर कोई भी ज्योतिष आपको ये वादा कर रहा है कि भाई मैं आपका भाग्य बदल दूंगा, या आपको डरा रहा है, तो सावधान हो जाइए, मैं उसके विपरीत हूं। 90% यही कर रहे हैं सर, क्षमा कीजिए। मैं वो यही कहते हैं, और इतने गंभीरता से कहते हैं 100% करोड़पति बनोगे। ये उपाय करिए और 10 दिन में देखिए कैसे बदलता है आपकी किस्मत। तिवारी जी, मैं एक ही चीज यहां पर कहना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कौन है वो लोग, कौन कहते हैं नहीं कहते, मैं किसी का नाम भी नहीं लेता, लेकिन मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कह देता हूं। अगर 10 दिन में करोड़पति बनना संभव होता तो आप और मैं बैठ के यहाँ पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते, या वो लोग भी बैठ करके पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते। क्षमा कीजिएगा, चलिए हम तो मानते नहीं। मुझे हंसी तो तब आती है जब बहुत से एस्ट्रोलॉजर और वास्तु वाले मुझसे पूछते हैं, तिवारी जी हम वायरल कैसे हो सकते हैं? तो मुझे करता है ये तो आपको बताना है भाई, तो आपको पता होना चाहिए भाई, ये तो आपका डोमेन है। मैं त्यागी जी थोड़ा सा इससे हट रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा आपने ये भी विषय छेड़ा है, मैं इस पे आऊंगा वापस, लेकिन अभी हम भटक रहे थे, हम बात कर रहे थे मोदी जी पे जी। तो आपने कहा पूरा टर्म नहीं होगा। हाँ। तो कब तक रहेंगे ये भी बता दीजिए। मुझे प्रबल उम्मीदें हैं कि 2027 में मोदी जी एक्टिव राजनीति से हट करके पैसिव राजनीति की तरफ चले जाएं। प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? मेरी गणनाएं ऐसा स्ट्रॉन्ग इशारा करती हैं तिवारी जी। बाकी तो देखिए प्रभु जाने, हाँ। उनसे ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन मेरी गणनाएं बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा ऐसा करती हैं हाँ। कि मोदी जी 2027 के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। 2027 में वो लगभग कहीं ना कहीं एक्टिव राजनीति से हटके पैसिव राजनीति की तरफ संन्यास लेते नहीं दिख रहे हैं। अच्छा। अलग नहीं होंगे राजनीति से, ये भी मैं कह रहा हूं आपको। ऐसा कोई उनकी कुंडली में कोई योग मुझे नहीं दिख रहा कि जहां वो संन्यास ले लेंगे राजनीति से, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं वो यहां से हटते हुए दिख रहे हैं। क्या कारण रहेगा, क्यों होगा, वो मुझे भी नहीं पता। तो कौन आने वाला है ये भी बता दीजिए। मुझे तो प्रबल उम्मीदें योगी जी की लगती हैं। योगी जी? मुझे तो बहुत स्ट्रांग उम्मीदें लगती हैं। अच्छा। जो कुंडली मेरे पास उनकी है, मुझे नहीं पता वो सही है नहीं, इंटरनेट से उपलब्ध मैंने जो है करी, हालांकि 2-4 जगह मैंने मैच भी किया उसको, तो ठीक ही लगा वो डेटा। तो अगर मैं उसके हिसाब से देखूं तो मुझे तो बहुत प्रबल उम्मीदें लग रही है कि 2027 में योगी जी सेंट्रल राजनीति में एंट्री कर जाएंगे और प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये भी मैं बता दूं आपको, योगी जी के संरक्षण में ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसी बहुत स्ट्रांग इशारा जो है गणनाएं कर रही हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये सत्य है। बाकी तो प्रभु जाने। मैं तो चाहूंगा कि शायद जो मेरी पॉजिटिव भविष्यवाणियां प्रभु करे वो सच हो, और नेगेटिव जो भविष्यवाणियां हैं, देखिए मेरा काम तो गणना करना है, मैं एक ज्योतिष हूं, उसमें नेगेटिव भी होगी पॉजिटिव भी होगी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं प्रभु करे मेरी नेगेटिव गणनाएं जो है भविष्यवाणी सच ही ना हो, ऐसा भगवान करे, मैं हमेशा बोलता हूं। नहीं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। आपने बताया कि मोदी जी नहीं रहेंगे और पीएम और योगी जी बनेंगे, तो इसमें बस हालांकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। बिल्कुल, हालांकि मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूं कि मोदी जी को, अगर मैं पर्सनल मेरा ओपिनियन आप जानना चाहें तो देश को मोदी जी की बड़ी जरूरत है। तो मैं बिल्कुल पर्सनली नहीं चाहता कि वो राजनीति छोड़ दें या प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा दें, बट गणनाएं हैं तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ग्रहों नक्षत्रों। चलिए फिर आपसे मिलेंगे त्यागी जी 26 और 27 में जरूर मिलेंगे आपसे और मुलाकात होगी हमारी आपकी। अभी ये बताइए कि जब राजनीति की बात चल रही है तो एक सवाल और एकदम से मेरे जहन में आ गया है,
और वो है बंगाल के इलेक्शंस जो 2026 में होने हैं, आने वाले हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, ममता जी की कुंडली मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन उनकी जो पार्टी है टीएमसी, वो कुंडली मैंने बहुत डिटेल में देखी है। बड़ी स्ट्रांग कुंडली है, अच्छा, बहुत स्ट्रांग कुंडली है, ट्रस्ट मी। बट खत्म, समय समाप्त। क्या बात कर, 2 ही शब्द में बोल रहा हूँ, 26 इसके में? बाद ममता जी नो मोर। 26 में ममता बनर्जी नहीं आ किसी रही? भी परिस्थिति में ममता दीदी रिपीट नहीं हो रही हैं। किसी भी परिस्थिति में टीएमसी की सरकार बंगाल में, पश्चिम बंगाल में नहीं बनेगी। भारतीय राजनीति, एनडीए अगर मैं कहूं, एक ही बात है, एनडीए की सरकार वहां बनने वाली है। इसमें बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं बहुत स्ट्रांग तरीके से कह सकता हूं, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल्ड रिसर्च इस पर करी, और जितनी भी गणना है वो सब बहुत स्ट्रांग इशारा कर रही है, एक भी दो मत नहीं है उसमें। क्या बात कर दी तो आपने। ममता जी के लिए ये अच्छा नहीं है 2026 बिल्कुल। चलिए, मतलब आप बीजेपी सब जगह, एनडीए और बीजेपी आने वाली है, देखिए, ऐसा मैं इशारा है। पर्सनली अगर मैं बात करूं तिवारी जी, तो ना मैं बीजेपी का समर्थक हूं, ना मैं कांग्रेस का समर्थक हूं, ना मैं किसी और का। मैं समर्थक हूं तो अच्छाई का, और शायद हम सब देश के लिए अच्छा हो, देश के नागरिकों के लिए अच्छा हो। कोई भी पार्टी रूल करे, उससे हमें क्या फर्क पड़ना है। हम और आप आम आदमी है, हमें अपना कार्य करना है, अपनी रोजी रोटी कमानी है, अपना परिवार चलाना है। तो कोई भी पार्टी है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि देश के लिए अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, तो बस उसके पक्ष में मैं हूं। देश आगे बढ़ना चाहिए, देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तभी हम सब आगे बढ़ पाएंगे जी। चलिए अंकित जी, बात हो गई राजनीति की, और भी 2026 में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होने वाला है, आम आदमी की बात कर लेते हैं। आम आदमी की भी बात कर लेते हैं। अभी खास आदमी की बात हो गई है, बिल्कुल। तो आम आदमी के लिए क्या क्या होगा 2026 में, वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए 2026 आ रहा है, और बहुत अच्छा भी लेकर के आ रहा है, लेकिन बहुत परेशानियां भी साथ में आ रही हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। कोई ना कोई बड़ा भूकंप अच्छा देखने को मिलेगा, ये अच्छा। सत्य है। ये होना ही होना है। और मैंने तो अभी कई सारे पॉडकास्ट में प्रेडिक्शन भी की थी कि लगभग फरवरी या मार्च के आसपास, मान लीजिएगा, इस समय कोई ना कोई प्लेन क्रैश या प्लेन दुर्घटना फिर से रिपीट हो सकती है। अरे ये मत कराइए, अब प्रभु ना करे कि मेरी भविष्यवाणी सच हो, ओहो, लेकिन ऐसी गणनाएं स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही हैं। हाँ। और हालांकि अब कोई कहे कि प्लेन क्रैश होते रहते हैं, तो ये कोई कॉमन दुर्घटना नहीं है। मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग इशारा, वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे कहीं भी हो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने वाली या फिर उत्तर पूर्व की दिशा का कुछ ऐसा इशारा मुझे गणनाएं करती हैं। कोई बड़ी ट्रेन दुर्घटना, दोनों में से कुछ ना कुछ एक, मतलब कुल मिलाकर के ट्रेवल करते हुए कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना दिखती है। तो सावधान रहने की जरूरत है। इनफैक्ट मैं कई पॉडकास्ट में कह भी चुका हूं कि भाई अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस समय उस जर्नी को टाल दो। अगर क्या क्या पीरियड है वो आप एग्जैक्ट बता सकते हैं? लगभग फरवरी के आसपास आप मान के चलें, फरवरी मार्च में कहूंगा, फिर भी 2 महीने। हाँ, लगभग वो मान के चलें। मिड मार्च के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई उतना ज्यादा समस्या नहीं है, गंभीर समस्या नहीं है। और जैसे ही ये शुरू होगा, अभी नया संवत्सर 2083 जब शुरू होगा, जब हमारे नवरात्रे आते हैं अप्रैल के आसपास, उस जगह, उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो 12 जुलाई से 15 अगस्त के बीच का जो समय है वो बहुत अच्छा नहीं है। 12 जुलाई से 15 अगस्त, हाँ, उस समय मैं कहूं तो गुरु, चंद्रमा और सूर्य, अच्छा, ये कर्क राशि में इकट्ठे रहेंगे। अच्छा, और इनका इकट्ठा होना कहीं ना कहीं एक विनाश या एक बहुत सीवियर स्थिति को दिखाता है। हालांकि इसके बाद सृजन की स्थिति भी दिखती है, इसके बाद एक नया मोड़, एक नया बदलाव, ये सब भी दिखता है। इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ये समय बहुत अच्छा नहीं है। और मैं कहूंगा कि बहुत सावधानी से इस समय रहें। कुछ आंदोलन ऐसे उभर सकते हैं, या कोई ना कोई ऐसी चीज निकल के सामने आ सकती है जो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, ट्रबल करने वाली हो सकती है, सरकार के लिए भी। और स्पेशली अगर मैं बात करूं, जब सरकार के ऊपर या कुछ भारतवर्ष के ऊपर होता है तो हम सब इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। तो उस समय हमें बड़ा संभल के रहने की आवश्यकता है, बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़े। एक चीज मैंने एक पॉडकास्ट में कही थी, मैं दोबारा उसको रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 से हम जा रहे हैं, 2026 में प्रवेश कर रहे हैं। संवत्सर 2082 खत्म होने वाला है, 2083 आने वाला है। संवत्सर 2083 के लिए अपनी सेविंग्स करना शुरू कर दो भाई। सेविंग्स बढ़ा लो, खर्चे घटा दो, पैसा बहुत काम आने वाला है। अच्छा, बहुत कई परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जब आप मेरे इन शब्दों को लोग याद करेंगे कि संवत्सर 2083 में जब परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि उनको लगेगा यार सेविंग्स होती तो बहुत कुछ आज हो सकता था। ऐसी परिस्थिति बनेगी, निश्चित है। तो उस समय के लिए मैं अभी से कह रहा हूं कि भाई अपनी सेविंग्स पर ज्यादा ध्यान दो, खर्चे कंट्रोल कर लोगे तो बेहतर रहेगा, बहुत अच्छे से जीवन गुजर संवत आपने बताया ईयर में क्या होगा? ईयर 2026 लगभग मान के चलो,
2027 के मार्च तक मोटा मोटा लगभग वही बनता है। मतलब 26 में बचा लो, ये 27 में मैं काम कह रहा हूँ आएगा। अभी से बचा लो, हाँ, अभी से बचाना शुरू करो भाई। जैसे ही आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जैसे ही आप तक पहुंच रहा है, तुरंत इमीडिएटली बचाना शुरू करो। अच्छा। सावधान रहना, बीमारियां कहीं ना कहीं बढ़ेंगी, अच्छा, भूस्खलन की स्थिति बनेगी, नो डाउट। पहले से भी ज्यादा मैं देख पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं जब अभी 2025 में आपने उत्तराखंड में देखा कितनी बड़ी तबाही, कितना पहाड़ के पहाड़ बह गए, उससे भी विकट परिस्थितियां 2026 में बनती हुई दिखती हैं। अच्छा, बिल्कुल दिखती हैं, इसमें है ही नहीं, ये सत्य है। और देखिए, दो चीजें मैं कहता हूं, जब जब ये साल आए, अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली बात करूं, 1 नंबर का साल जब जब पहले आए तब तब ये सब हुआ है। एक और मैं यहां पर बात कहना चाहूंगा तिवारी जी, 2026 की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं लोगों का जीवन बड़ा अस्त व्यस्त हिंसा की वजह से रह सकता है। अच्छा। कुछ हिंसक आंदोलन भी उभर सकते हैं, तो बहुत हमें सावधानी से ही रहना है, ये बेहतर रहेगा। और भारत और चाइना के बीच मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ सीमा विवाद फिर से उभर आए, ऐसी प्रबल उम्मीदें लगती हैं। देखिए, भारतवर्ष की जो कुंडली है, वो कुंडली जो बनती है, जिस समय हमने जो समय लिया हुआ है 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे, और वो बड़ी सोच समझ करके कुंडली बनाई गई। बड़ा इंटरेस्टिंग ये बात है, मैं बता देता हूँ आपको। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जी, पंडित हरदेव शास्त्री जी, ये बड़े ज्योतिष को मानने वाले लोग थे। तो इन्होंने जो कुंडली उस समय की बेस्ट बन सकती थी, मैं ये नहीं कहता दुनिया की बेस्ट कुंडली है, उस समय जो बेस्ट बन सकती थी वो कुंडली बनी। लेकिन तीसरे भाव में कुंडली के जो पड़ोसियों का भाव होता है, वहां पंचग्रह योग बन गया। अच्छा। तो पड़ोसी तो जग जाहिर है भारत को कैसे मिले, ये सब जानते हैं। हाँ। लेकिन भारत आगे बढ़ा। भारत की जो कुंडली बनी वो पुष्य नक्षत्र की बनी, और पुष्य नक्षत्र की बनी तो शनि की पहली 7.5। अब शनि की 7.5 अगर आप देखो तो शनि जब आते हैं हमें सिखा के जाते हैं। शनि कर्म फल दाता है, मेहनत बहुत कराते हैं, न्यायाधीश है, उसके बाद न्याय करते हैं। तो जब तक शनि की दशा रही, आप देखो भारत ने क्या क्या नहीं झेला। 1947 के बाद, चाहे वो फिर चाइना के साथ युद्ध जो हमारा रहा है, और भी बहुत परिस्थितियां रही, उसके बाद से भारत का सृजन शुरू हुआ, आगे बढ़ने का एक सफर शुरू हुआ। उसके बाद चंद्रमा की दशा आई, चंद्रमा की दशा आई तो जीवन और बदला। अब मंगल आए हैं, मंगल और बेहतर करने वाले हैं। और जैसे ही राहु आएंगे, लोग जो कह रहे हैं ना भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु की तो कोई ऐसी डेफिनेशन होती नहीं है आज की डेट में, बट यस कि भारत बहुत आगे बढ़ेगा। अच्छा। ये निश्चित है। आम आदमी को सिर्फ 2-3 चीजों का ध्यान रखना है मोटा मोटा। एक तो कहीं ना कहीं जॉब की बड़ी दिक्कतें क्रिएट होने वाली हैं 2026 में, तो जॉब को लेकर के सतर्कता बरतें हैं। कोई चेंजेस अगर आप कर रहे हैं नौकरी में या कुछ भी कर रहे हैं, तो प्रॉपर कुंडली का एनालिसिस किसी अच्छे ज्योतिष से करा लें, उसके बाद ही करें। बेवजह के रिस्क इस समय लेने से आपको बचना होगा, क्योंकि वैसे ही बहुत परिस्थिति खराब रहेगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत भारी पड़ जाए, छोटा सा कभी ना कभी लालच कभी भारी पड़ जाता है, तो वैसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए। दूसरी चीज, बीमारियां थोड़ी सी बढ़ेंगी, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। मैं हमेशा कहता हूं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आप परहेज रखेंगे, बेहतर रहेंगे अपनी। बहुत सारे लोग आजकल आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में अटैक की स्थिति, वो सब बड़ी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो ये 2026 में और बढ़ने वाला है भाई। इसलिए मैं अभी से कहता हूं अपनी रूटीन एक्सरसाइज, योगा वगैरह वो कंटिन्यू करते रहो। क्या जाता है, कम से कम प्रिकॉशन अगर लेते रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, और स्वस्थ जीवन तो फिर उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, ये तो कहा गया है। बिल्कुल। पहला सुख तो निरोगी काया है, बिल्कुल। तो वो सब चीजें चलेंगी, बाकी ऐसे ही जीवन चलेगा। अगर कोई आपको कह रहा है कि सब कुछ बदल जाएगा, अभी मैं कुछ जगह कुछ रील्स देख रहा था जिसमें कहा जा रहा है कि अभी कलयुग जाने वाला है, सत्युग आने वाला है। क्षमा कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, ठीक है। हाँ। मुझे नहीं पता किस आधार पर ये भविष्यवाणियां की जा रही हैं, कौन लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन वो रील देखी तो 2 मिनट के लिए मैं रुक गया। मैंने कहा तो मेरा ही डोमेन है भाई, मुझे सोचना पड़ेगा इस पे, ठीक है। तो मैंने दोबारा से वो रील पूरी सुनी, तो उसमें कह रहे थे कि ये नक्षत्र चेंज होगा, ये होगा। अच्छा, जो चेंज होना है, ग्रहों की जो चेंज परिस्थितियां हैं, देखिए ग्रह जब गोचर करते हैं तो वो बहुत कॉमन एक चीज है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, ग्रहों की पोजीशन बदल रही है, वैसे ही ग्रहों के गोचर होते रहते हैं। तो ग्रहों के गोचर होना कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि जो बहुत विकट परिस्थिति है। हाँ, बड़े बड़े ग्रहों की अगर मैं बात करूं तो मैं मान सकता हूं, बृहस्पति का गोचर हो प्रमुख होता है, शनि का गोचर हो 2.5 साल में घर बदलते हैं प्रमुख होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं बुध की, बड़ा कॉमन है, होता रहता है भाई। चंद्रमा की बात करूं, कॉमन है, होता रहता है, हर 28 दिन में चंद्रमा घर बदल देता है अपना। तो ये सब बड़े कॉमन गोचर हैं। अगर इनको लेकर के आपको डराया जाता है कि अब चंद्रमा ये गोचर करने वाले हैं, चंद्रमा उसमें आने वाले हैं, कुछ नहीं होता। ये सब नॉर्मल चीजें हैं, ये होना ही है, इसको कोई टाल। अब क्या चाहते हैं आप बताइए, लोग क्या चाहते हैं कि अपना गोचर बंद कर दें, ग्रह घूमना बंद कर दें? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, शांति से
और स्थिरता से। मैं एक ही चीज कहूंगा, 2026 में अगर आपको सावधान रहना है तो थोड़ा सा धर्म की तरफ चले जाओ, भगवान की तरफ चले जाओ, क्योंकि अगर कोई बचा सकता है, कोई कर्मों को काट सकता है तो वो है प्रभु, और दुनिया में कोई नहीं है। और ज्योतिष का काम भी यही है सर। ज्योतिष का काम तिवारी जी सिर्फ इतना है कि आपको गणना करके बता दे। ज्योतिष एक गूगल मैप की तरह काम करती है। ज्योतिष की गणनाएं अगर प्रॉपरली कर ली जाए, अगर कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस कर लिया जाए, कुंडली को प्रॉपरली डिकोड कर लिया जाए, तो बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं किसी को भी कि निकट भविष्य में यह परिस्थिति बन रही है। लेकिन उस परिस्थिति से निपटने के जो उपाय हैं वो सिर्फ ये है कि अगर वो ज्योतिष आपको ये बता रहा है कि भगवान के लिए ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, यानी पूजा पाठ या पद्धति से संबंधित उपाय ही आपके काम आने, शॉर्टकट कोई काम नहीं आना, कुछ नहीं होगा। कर्म सिर्फ हमारे प्रभु काट सकते हैं और कोई सब नहीं बैठ के शॉर्टकट ही बताते हैं आजकल तो। देखिए कि तेज पत्ता जलाओ और ये करो और फटाक से देखो लक्ष्मी जी की कृपा कैसे हो। क्षमा कीजिएगा तिवारी जी, बट मैं तो हमेशा से कहता रहा हूं, आज से नहीं, शायद मैं जब से मैं ज्योतिष पढ़ रहा हूं तब से ही, और जितने भी मेरे गुरुजन रहे, मैंने कई गुरुजनों से ज्योतिष सीखी, पढ़ाई भी बहुत करी, रिसर्च भी काफी करी। मैं हमेशा से एक ही बात कहता रहा कि भाई शॉर्टकट है ही नहीं ज्योतिष में। दूसरा, ज्योतिष आपके भाग्य बदलने की विद्या नहीं है। ये मैं थक चुका हूं कह के कि ज्योतिष आपके भाग्य बदलने की विद्या है ही नहीं। आप समझो इस चीज को। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष गाइडेंस का काम करता है। एक ज्योतिष एज अ एस्ट्रोलॉजर आप मेरे पास आए, आपने पूछा त्यागी जी ये समय है, मैं नौकरी चेंज करना चाहता हूं, क्या करना चाहिए? तो मैं कहूंगा ये समय आपके फेवर में नहीं है तिवारी जी, अगर हो सके तो 6 महीने के लिए डिसीजन टाल दो। अच्छा, बेहतर है। आपको एक गाइडेंस मिल गई। अब अगर आपने टाल दिया तो आप बच गए, नहीं टाला तो हो सकता है नौकरी छोड़ दो और दूसरी भी ना मिले, घूमते रहो 6 महीने। कई लोग मेरे पास आते हैं, मेरे पास भी लोग आते हैं कि गुरुजी आपने तो कह दिया 3 साल कुछ नहीं है, अब ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं क्या करूं? भाई ये तो आप देखो आपको क्या करना है। आपने तो कह दिया 3 साल प्रमोशन नहीं, चांसेस नहीं दिख रहे, अब मैं ऐसे कैसे जीवन चलेगा? अरे भाई वो आपका काम है, आप देखो। मेरा काम गणना करके आपको सच बताना है। और वो लोग घूमते हैं, फिर वो 20 जगह जाते हैं, 20 जगह पैसे खर्च करते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं, मुझे सही कहा था 3 साल कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई यही मेरा काम है। अब आप मेरे से कहो नहीं कुछ भी करो जी, 6 महीने में प्रमोशन करा दो, वो मेरा कार्य है ही नहीं करा सकता। मैं किसी का भाग्य विधाता नहीं बन सकता। तो आपके जो भाई बंधु ये छोटे छोटे जो टोटके बताते रहते हैं, सब 2 मेरे भाई मिनट बहन ही के, हैं। 5-5 मिनट के, इन टोटकों से कुछ होता है? मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूं तिवारी जी, जो मन का भाव है वो सबसे प्रमुख होता है। जहां भाव में भगवान है, ये तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, और भगवान को भी हमारे भाव के ही भूखे होते हैं। भगवान को हमारा पैसा, दहेला, ड्रामा, दिखावा, आडंबर कुछ नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? भाव। अगर भाव सच्चा है तो हर जगह भगवान है, भाव सच्चा नहीं है तो कहीं भी नहीं है। ठाकुर जी ने भक्त नामदेव जी को कुत्ते में दर्शन दे दिए। जब कुत्ता ठाकुर जी के लिए भोजन बना रहे थे, नामदेव जी उनके लिए खाना पका रहे थे भोग लगाने के लिए, तो जब रोटी बनाई उन्होंने रखी साइड में, कुत्ता आया रोटी लेके भाग गया। तो नामदेव जी का भाव देखो, अरे प्रभु सूखी रोटी लेके मैं घी तो लगा देता। उसी कुत्ते में से ठाकुर जी प्रकट हो गए, क्योंकि भाव था उनका। उन्होंने ठाकुर जी आए, ये प्रसाद उन्होंने ग्रहण कर लिया अपना, वो ठाकुर जी को ही देख रहे थे। तो भाव के भगवान भूखे होते हैं। अगर आपका भाव सच्चा है तो आपको कोई आडंबर की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। हर चीज में भगवान है, जिसको आप मान लोगे, जैसे आप मान लोगे। प्रभु मैं हमेशा कहता हूं, नर सेवा नारायण सेवा। भगवान के भक्तों की सेवा ही भगवान की सेवा है। भगवान तो दाता है। दाता का मतलब सबको देने वाला। बिल्कुल। उनको क्या जरूरत है हमारे पैसे की? उनको कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं उनके जो भक्त हैं, जो परेशानी में है, उनको अगर मिल जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये तो मैं कब से कहता हूं कि भाई दान उसको जिसके पास नहीं है। अब कोई मुझे अगर आके भोजन दान दे या आटे का कट्टा दान दे या आपको दे, तो हमें लगता है कोई लॉजिक है उसका? नहीं। मैं सक्षम हूं, मैं खरीद सकता हूं, आप सक्षम है। लेकिन वही आटे का कट्टा या वही रोटी किसी ऐसे आदमी को मिल जाए जिसके घर में सुबह से चूल्हा न जला हो, सोचिए कितने उसके मन के भाव क्या होंगे, कितनी दुआएं निकलेंगी उसके मन से। बिल्कुल। तो बस मैं यही कहूंगा, मेरे जितने भी भाई बंधु ज्योतिष हैं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, करते रहिएगा। इस विद्या को आपने बचा के रखा है और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिसर्च आगे करो, कंटिन्यू। देखिए ज्योतिष एक ऐसा प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जितना पढ़ेंगे उतना कम है, पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। हम ज्योतिष में पारंगत कभी नहीं हो सकते। मैं आज भी खुद को ज्योतिष का विद्यार्थी ही बोलता हूं, जबकि मुझे पढ़ते हुए इतना समय हो गया। मैं 12 साल की उम्र से ज्योतिष पढ़ रहा हूं तिवारी जी। जब मैं 12 साल का था, अच्छा, तब से मैं ज्योतिष पढ़ रहा हूं। और ज्योतिष विद्या की ताकत मैं आपको बता दूं, जब मैं पैदा हुआ, व्हेन आई वाज बोर्न,
तो पहले क्या होता था, ये छोटी सी स्टोरी मैं शेयर कर रहा हूँ अगर समय है तो। हाँ बताइए। पहले क्या होता था, जब बच्चा पैदा होता था और वो भी परिवार में पहला बच्चा हो, नाती पोता, तो बाबा बड़े खुश होते थे। और पुराने समय में ब्राह्मण आते थे नामकरण वगैरह करने, उनको ही दक्षिणा वगैरह या खाना अनाज जो भी उस समय चलता था वो दे दिया जाता था और उनको कहा जाता था कि बच्चे की कुंडली बनाओ। स्पेशली अगर लड़के होते थे, ये पहला समय था। अब तो सब बराबर है, होना भी चाहिए। तो मेरे जो दादाजी थे, बाबा पिताजी बोलता था मैं तो उनको, वैसे बाबा थे मेरे, तो वो उन्होंने पंडित जी को दिया और वो सब लिख के ले गए, डेट ऑफ बर्थ टाइम जो भी था वो सब लिख करके ले गए। उसके बाद में चलता रहा, कुछ समय बीत गया, वो दोबारा मिलते थे, आते जाते टकरा जाते थे। तो मेरे बाबा उनसे पूछते थे क्या रहा पंडित जी, कुंडली नहीं बनाई, तो इग्नोर कर देते थे। ऐसे करते करते 1 सवा साल 1.5 साल बीत गया। 1.5 वर्ष बाद एक दिन अचानक वो घर के आगे से गुजर रहे थे, तो पहले खुले होते थे घर बाहर से, तो वहां बाबा बैठे थे, तो उन्होंने पंडित जी को आवाज लगाई और बुला लिया। बुलाने के बाद जब वो आए तो भोजन वोजन कराया। पहले होता था, बड़ा सम्मान होता था ब्राह्मणों का, आज भी लोग करते हैं जो करने वाले हैं। तो उन्होंने पूछा बड़े फोर्सफुली कि आप कुंडली क्यों नहीं बना रहे, दिक्कत क्या है? तो उनके शब्द थे, आप किसकी कुंडली बनवा रहे हो? तो बाबा थोड़ा सा डर गए कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो बाबा ने पूछा भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले दुनिया की कुंडली देखेगा, जबकि मेरे खानदान में दूर दूर तक कोई ज्योतिष नहीं है। अच्छा। तो ये बात उन्होंने तब बोल दी थी, when I was hardly 1.5 years, I was not even completely able to speak or walk properly. उस समय उन्होंने ये बात बोल दी थी। Think on it. That is the power of astrological science. तो कैलकुलेशन का खेल है, उनकी गणनाएं ये मेरा सौभाग्य रहा कि वो बहुत लंबे समय जिए और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा ज्योतिष में। मेरे ज्योतिष सीखने की शुरुआत उन्हीं से हुई। अच्छा, ये मेरा सौभाग्य रहा। तो उनसे बहुत ज्योतिष के सूत्र मैंने सीखे, बहुत कुछ सीखा। बड़ी लंबी जर्नी रही, तभी मैं 12 साल की उम्र में सीखना उन्हीं से शुरू किया था। वहां से मेरी ज्योतिष की, क्योंकि जब मैं बड़ा हुआ मुझे ये बात बताई गई, तब से इंटरेस्ट था कि भाई ये सीखना है, ये तो करना है हर हाल में। चलिए, ये भी एक नियति होती है किसको क्या बनना है, और ज्योतिष गणना में पहले से ही पता चल जाता है। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन लेके लोग आते हैं कि हमारी नौकरी कब लगेगी? ये 2026 में हमारी नौकरी तो लग जाएगी, हमारे लड़के की नौकरी लग जाएगी? देखिए, कोई भी अगर जानना चाहता है नौकरी कब लगेगी, आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाओ। अच्छा ज्योतिष जो आपको सरल रास्ते ना बता करके भगवान की तरफ मोड़ रहा हो, जो गणनाएं प्रॉपर कर पाता हो, जिसको कुंडली अच्छे से डिकोड करनी आती हो, वो कोई भी हो सकता है जी। मैं ये नहीं कहता दुनिया में मैं अकेला विद्वान हूं, मुझसे बड़े बड़े विद्वान भारतवर्ष में हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूं, अभी ज्योतिष का छोटा सा विद्यार्थी हूं। आप वहां जाइए, अपनी जो एस्ट्रोलॉजिकल जो भी कैलकुलेशन है वो कराइए, प्रॉपर कैलकुलेशन ज्योतिष की कराइए। आपको सब पता चल जाएगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, सरकारी लगेगी प्राइवेट लगेगी, क्या चांसेस हैं, कब हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर कोई ज्योतिष डिकोड करना जानता है कुंडली को, तो वो बहुत आसानी से ये सब चीजें बता सकता है। अच्छा, बिल्कुल, ये कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं ज्योतिष के लिए। हाँ, एक चीज जरूर, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स ऐसे होते हैं हमारे कि गुरुजी समय नहीं है, फटाफट बता दो। मैं कहता हूँ भाई एक काम करो, मैं नहीं बता पाऊंगा, अपॉइंटमेंट कैंसिल करा लो, टीम से बात कर। आई नीड टाइम, मुझे कुंडली देखने के लिए समय चाहिए ही चाहिए। कितना समय लगता है आपको? सर डिपेंड्स, कभी कभी 15-20 मिनट, अच्छा, कभी कभी घंटा भी लग जाता है। डिपेंड ऑन कुंडली, हर कुंडली कुछ अलग कहती है और हर कुंडली के अंदर कुछ नया होता है। कहीं कहीं तो मैं अटक जाता हूं और मैं उसी पर रिसर्च शुरू कर देता हूं। ऐसा कई बार हुआ है कि कुछ कुंडली पे मैं खुद अटक गया और मुझे लगा यार ये तो नई रिसर्च मेरे सामने आई। ऐसा सैकड़ों बार हुआ। अब तो बहुत समय हो गया, फिर भी आज भी हो जाता है। तो अटक जाते हैं, तो मैं कई बार किसी भी अपने जो हमारे लोग होते हैं जो भी फॉलो करते हैं, जो आते हैं, तो मैं कई बार उनसे बोल देता हूँ यार आप इस कुंडली में मुझे 2 दिन दे सकते हो प्लीज। पूछते क्यों? मैंने कहा मुझे बहुत कुछ देखना है इस कुंडली में। अच्छा, तो लोग मान भी जाते हैं। हाँ। तो मैं 2 दिन भी मांग लेता हूँ लोगों से और लोग देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉपर गणना चाहिए भाई, तो फिर समय लगेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप 2 मिनट में सब कुछ हो जाएगा, तो क्षमा करें भैया, मेरे पास नहीं है फिर कुछ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं किसी। माफ करना, मैं शॉर्टकट वाला इंसान हूं ही नहीं। मैं प्रॉपर शास्त्रवत चीजों को फॉलो करता हूं। मैंने ज्योतिष को बड़े गहन तरीके से पढ़ा है, शास्त्रों को मैं पढ़ता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूं, वो तो कोई नहीं हो सकता दुनिया में संपूर्ण ज्ञाता, लेकिन जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने गुरुजनों से सीखा कि दुनिया में भगवान के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, बस। अच्छा, फिर भी आपने जो बोला कि पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली देखकर तभी हम बता सकते हैं 100% कि उसकी जॉब लगेगी, कब लगेगी, बिजनेस शादी करना होगी चाहिए, कब नहीं करना लगेगी, चाहिए, हाँ, शादी कब होगी, जो भी चीजें, जो भी कॉमन क्वेश्चंस। अब मेरा सवाल ये है कि जो रोज सुबह सुबह जब टीवी हम लोग खोलते हैं और एक पंडित जी बैठे होते हैं, आज कुंभ राशि में आपका योग अच्छा नहीं है,
तो ये कैसे बता रहे हैं भाई, कुंभ राशि में कितने लोग आ गए? बिल्कुल मैं बताता हूँ, गलत नहीं है वो जो गणनाएं हैं वो बहुत कॉमन गणनाएं हैं। ज्योतिष में वही 12 राशियां हैं, वही 27 नक्षत्र हैं, वही कुंडली के 12 भाव हैं, क्या कुछ अलग नहीं है, वही 9 ग्रह हैं। तो वो बहुत कॉमन होती है। कौन सा गोचर उस समय चल रहा है कुंभ राशि में, उसके हिसाब से जो ग्रहों के गोचर चल रहे हैं, ग्रहों के जो मूवमेंट्स है, उसके हिसाब से एक जनरल प्रेडिक्शन वो होती है। उसको मैं कंप्लीटली गलत कहूं तो बिल्कुल नहीं है, वो ज्योतिष का ही एक पार्ट है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वो बिल्कुल सही होती है तो वो भी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी कुंडली से ज्योतिष काम कैसे करता है तिवारी जी, बड़ा गुरुजी डर जाते हैं। आदमी निकल रहा है जॉब के लिए, सुबह नाश्ता कर रहा हो, कह रहे हैं आज धनु राशि वालों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो डर रहा है। उसके पीछे मैं बता देता हूँ। आज के बाद डरना नहीं है। पहले तो अगर कोई आपको डरा रहा है, मैं व्यूअर्स से कह रहा हूं, तो वो ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष का काम किसी को डराने का है ही नहीं। ज्योतिष का काम आपको सही सलाह देना, सही गाइडेंस देना, आपके मनोबल को अच्छा करना है, डराना नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब वो गणनाएं आप देखते हैं ज्योतिष काम कैसे करता है, ये मैं बहुत डीप चीज बता देता हूं। देश, काल और परिस्थिति, 3 चीजों पर ज्योतिष काम करता है। किस कंट्री में आप हैं, काल किस समय में आप हैं, और क्या परिस्थिति है, तीनों महत्वपूर्ण है। एक बच्चे का जन्म भारतवर्ष में होता है और एक बच्चे का जन्म किसी ऐसे कंट्री में होता है जो बहुत संपन्न के देश है। मान लीजिए दोनों का सेम समय पर जन्म हुआ, मैंने मान लिया, वैसे तो कुंडली सेम नहीं बनेगी क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी, फिर भी हाइपोथेटिकल मैं मान लेता हूं कि भाई सेम कुंडली है, बिल्कुल डिक्टो, कोई चेंजेस नहीं है। वहां जो बच्चा है वो जैसे ही 15 साल का हुआ, उसको सरकार ने गुजारा भत्ता देना शुरू कर दिया, बेरोजगारी भत्ता। वो बेरोजगार है ही नहीं। यहां वो बच्चा बेचारा 28 साल का हो गया, नौकरी नहीं लग रही, घूम रहा है, मजदूरी कर रहा है। सोचिए आप, एक बच्चा किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर में पैदा हो गया सेम समय पे, और एक बच्चा रिक्शे वाले के घर में पैदा हुआ, दोनों की कुंडली में राजयोग था। उस बच्चे ने अपना बिजनेस संभाला जो अरबों खरबों का साम्राज्य था। उस बच्चे ने एक सरकारी नौकरी ले ली, कोई भी छोटी मोटी नौकरी, 50,000 लाख रुपए की, उसके लिए वही राजयोग है और उसके लिए वो राजयोग है। तो पहले तो राजयोग की कोई डेफिनेशन नहीं है, हर किसी के लिए अलग है। अच्छा। दूसरा, परिस्थिति पर ज्योतिष निर्भर करता है। तो ज्योतिष में कभी कोई फिक्स सिद्धांत नहीं था, ना हो सकता है। तो आप ये मान लीजिए कि कभी भी एक चीज सबके लिए सही हो, वो नहीं है। आपकी कुंडली में भी वही 9 ग्रह हैं, मंगल, राहु, केतु, गुरु, बुध, सूर्य, जो भी है, चंद्रमा, वही मेरी में, सबकी में है। लेकिन आपका राहु है, मेरा राहु है, वो मुझे मेरी कुंडली में अलग फल देगा, आपकी में अलग फल देगा। अच्छा। चाहे वो सेम भाव में ही क्यों ना बैठा हो, उसमें बहुत सारी गणना है। ज्योतिष गणनाओं, सारा खेली गणनाओं का, सारा खेली कैलकुलेशंस का है। मतलब जैसे अगर राहु हम चौथे घर में बैठा है मेरे, और आपके भी चौथे घर में, बिल्कुल, तो आपको अलग देगा। बिल्कुल, हो सकता है मेरा लगन अलग हो सकता है मेरे नववांश में स्थिति अलग हो सकता है जो मैं और डीप कुंडली जो हम निकालते हैं उसमें कुछ अलग हो सकता है मेरी दशाओं में, मेरे गोचर में कुछ अलग हो, आपके में अलग हो। बहुत ज्योतिष इतना वास्ट सब्जेक्ट है तिवारी जी कि उसको इतना आसान नहीं है समझना। अगर कोई ये माने आजकल लोग 6-6 महीने का क्रैश कोर्स करके ज्योतिष बन जाते हैं। सर क्षमा कीजिएगा, 6 महीने में आप ज्योतिष की ABCD नहीं सीख सकते, मैं दावा करता हूं, नहीं सीख सकते। पहले पुराने समय में हम लोग जब सीखे, हमने पहले पंचांग सीखा, पंचांग पढ़ते। आज भी मैं घर से निकलता हूं, जब सब कुछ मेरे मोबाइल पर ऑनलाइन है, फिर भी मैं आज घर से निकलता हूं तो मैं सुबह रोज पंचांग पढ़ता हूं, उसके बाद मैं अपने ऑफिस निकलता हूं। अच्छा। वो मेरी हैबिट है और वो मैं चाहता हूं कि बनी रहे, ताकि मुझे पता रहे कि आज कब क्या, कौन सा लगन क्या रहेगा। हालांकि मुझे पता होता है मैंने आज पंचांग पढ़ लिया तो कल का मुझे लगभग आइडिया है, फिर भी मैं पढ़ता हूं ताकि वो मेरी मेमोरी में रहे। आज ऐसे ऐसे ज्योतिष, क्या कहूं सर, क्षमा कीजिएगा, कि जिनको पंचांग पढ़ने ही नहीं आते। अरे आपको पंचांग नहीं आता तो आप ज्योतिष बन कैसे गए भाई? ज्योतिष केवल प्रेडिक्शन नहीं है, ज्योतिष गणनाएं हैं। अगर वो गणनाओं में आप अधूरे हैं तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा। अगर कोई इस फील्ड में आ रहा है और वो क्रैश कोर्स उसने कोई कर भी लिया, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका इस फील्ड में, लेकिन उसमें मेहनत करिए और रिसर्च करिए, उसमें डूबिए, 4 साल 6 साल 10 साल दीजिए ज्योतिष को। फिर जो आप निखर के निकलेंगे ना तिवारी जी, फिर जो आप कुंडली देखेंगे और बोलेंगे भाई ये होने वाला है, वो होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो आप नहीं बोल रहे, फिर वो आपका अनुभव, आपकी गणनाएं, आपका दिया हुआ समय, आपकी तपस्या बोल रही है। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, ज्योतिष वो नहीं है कि जो केवल फाइनेंस हो। देखिए, अर्थ है, कलयुग है, अर्थ की जरूरत सबको है, आपको भी है, मुझे भी है, 2 पैसे मैं भी ज्योतिष से कमाता हूं, सब कमाते हैं, मेरा रोजी रोटी यही है।
लेकिन ज्योतिष के अंदर एक सेवा भाव होना बड़ा जरूरी है। अगर ज्योतिष के अंदर सेवा भाव नहीं है, क्षमा कीजिएगा सर, 90% प्रेडिक्शन क्या, मुझे तो लगता है 100% सत्य नहीं हो सकती। सेवा भाव ज्योतिष में पहला नियम है। मैं हमेशा कहता हूं, जितने भी ज्योतिष मेरे भाई बंधु आ रहे हैं या आ चुके इस फील्ड में, क्षमा कीजिएगा मैं बड़ों को सलाह देने वाला कोई होता नहीं हूं, बट जितना मेरी बुद्धि है उतना मैं कह सकता हूं, भाई अगर आप आ रहे हैं या आ चुके हैं, जो भी आप कर रहे हैं, 2 पैसे कम कमा लेना, किसी को बद्दुआ किसी की मत लेना, किसी को डराना मत जीवन में। एक आदमी किसी ज्योतिष के पास आता है ना तिवारी जी, वो बहुत उम्मीदें लेकर के आता है। बिल्कुल, मुझे पता है, मेरे पास लोग आते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, कई लोग ऐसे आते हैं। नहीं, ये मेरा काम ये नहीं है। मैंने ये सवाल कई पॉडकास्ट में पूछा है जी। डॉक्टर्स का भी ये हाल है कि डॉक्टर्स की उनकी प्रैक्टिस चालू होती डराने से। बहुत आयत में, सबके लिए मैं नहीं कर रहा, सब नहीं है, जब बात करते हैं तो हाँ नहीं होती, बिल्कुल बाय इन लार्ज लेके करते हैं। और यही हाल एस्ट्रोलॉजर्स का भी है कि आपको इतना डरा देंगे हर चीज से, तो आदमी अब बताइए क्या होगा। नहीं, मैं देखिए इधर आओ, हालांकि सब ज्योतिष ऐसे नहीं है। हाँ। बहुत विद्वान लोग भारतवर्ष में हैं, मैं बिल्कुल खुल करके इस बात का समर्थन करता हूं, मैं भी बहुत लोगों से मिलता हूं, तो सब नहीं करते ये कार्य। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो मैं फिर से कहता हूं, भाई 2 पैसे कम कमा लेना, बद्दुआएं मत लेना, किसी को डराना मत। कोई हमारे पास आ रहा है, उसकी आंखों में आंसू है तिवारी जी, और मैं उसको और डरा दूं, ये मेरा कार्य नहीं है, ना मुझे शोभा देता है, ना मुझे प्रभु ने इस कार्य के लिए चुना है। मुझे प्रभु ने चुना है लोगों की सेवा के लिए, तो मेरा जो सेवा भाव है वो प्रथम होना चाहिए, दूसरा अर्थ होना चाहिए। अर्थ भी जरूरी है, फाइनेंस जरूरी है भाई, मैं सारी बातें वहां पे रुकी हुई है, इसमें कोई मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे भी ऑफिस के खर्चे हैं, मुझे भी स्टाफ की सैलरी देनी है, सही बात, तो मैं कहां से दूंगा। लेकिन पहला जो कर्तव्य है वो है सेवा भाव। उसमें 2 चीजें आती हैं कि पहले तो मुझे डराना नहीं, सांत्वना देनी है। दूसरा, मुझे प्रयास करना है कि मैं उनको एक ऐसे रास्ते पर ले जाऊं, मैं चाहे उसको रेमेडी का नाम दूं, चाहे उपाय का नाम दूं, लेकिन वो रास्ता ऐसा हो जो उनको कहीं ना कहीं भगवान से जोड़ रहा हो। क्योंकि कर्मों को प्रभु ही काटेंगे और कोई नहीं काट सकता। दुनिया में कोई किसी के कर्म को नहीं काट पाया भाई, भगवान के अलावा संभव ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, मैं शूली को सूल बना सकता हूं। सूली होती है फांसी और शूल होता है कांटा। यानी आपके कर्म में, नसीब में अगर फांसी लिखी है और आपकी इस जन्म में अच्छे कर्म है और आप पूजा अर्चना, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के भक्तों के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, तो वो सजा आपकी कम हो जाएगी। फांसी की जगह आपको एक कांटा चुभेगा और वो कम हो गई सजा, लेकिन कट नहीं सकती, कट नहीं सकती, भोगना पड़ेगा, उसको कम और ज्यादा किया जा सकता है। और यही एक ज्योतिष का कार्य है कि आपको ऐसे उपाय बता दे ताकि वो समय आसानी से निकल जाए। अगर आप मेरे पास आते हैं और आपका मुझे दिख रहा है कि 2 साल का समय खराब है, भगवान ना करे ऐसा हो, हाँ। या 2 महीने का समय खराब है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, हाँ। तो मेरा कार्य है कि मैं कुछ ऐसी चीजें बता दूं कि 2 महीने आपके आराम से निकल जाए, हाँ। बस वो उपाय है। उपाय ये है ही नहीं कि मैं रातों रात धनवर्षा करा दूं, किसी को करोड़पति बना दूं, वो उपाय नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया अंकित जी, आपने आज पॉडकास्ट में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। जाते जाते लास्ट में एक सवाल जो बहुत लोगों के सवाल रहते हैं कि भाई ये जो नया साल आ रहा है सन 2026, ये वर्ष आमदनी के हिसाब से कैसा रहने वाला है? कोई परेशानी नहीं है, और मैं रेमेडीज की बात करता हूं तो एक उपाय बता के भी चला जाता हूं। चलिए बता दीजिए। लेकिन फिर मैं कहता हूं मेरे उपाय वैसे ही होंगे। जिसको भी 2026 में कर्जे उतारने, जिसको भी फाइनेंस की दिक्कत चल रही है, नौकरी की चल रही है, बिजनेस की चल रही है, एक महा उपाय बता करके जा रहा हूं मैं। जिस दिन ये साल शुरू हो उस दिन आप किसी ओल्ड एज होम में चले जाना, वहां भोजन तो करा ही देना, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन है उन बुजुर्गों के साथ समय बिता लेना, क्योंकि उनको भोजन तो मिलता है वहां, उनके साथ समय बिताने वाला नहीं है। उनके जो झुर्रियों वाले कपकपा पे हाथ आपको आशीर्वाद देंगे ना कि सदा सुखी रहो, विश्वास कीजिएगा पूरा साल सुखी रहोगे। ये महा उपाय मैं बता करके जा रहा हूं। जिसने ये साल के पहले दिन कर लिया, ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं कहता, अगले 6 महीने में देख लेना कि आप कहां होंगे। और अगर हर महीने कर लो तो समझ लीजिए कि पितृदोष खत्म, कालसर्प दोष खत्म, कुंडली के और दोष खत्म, क्या कुछ नहीं रह जाएगा, आपका जीवन ही बदल जाएगा। ये बहुत बड़ा उपाय है, करके देखो। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, जो व्यूअर्स आप सुन रहे हैं, कमेंट कीजिएगा 6 महीने बाद, 1 साल बाद, वो कहेंगे कि हमारा जीवन बदला है। चलिए, धन की बात हो गई अंकित जी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, वो है स्वास्थ्य का, कि हेल्थ कैसे रहने वाली है 2026 में। देखिए, हेल्थ के लिए अगर मैं बात करूं तो परेशानियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन उसके लिए मैं उपाय भी बता करके जा रहा हूं। कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी जो कमाते हैं सब दवाई में चला जाता है। बहुत बढ़िया रेमेडी उनके लिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो रोज सुबह अगर संभव है तो सूर्योदय से पहले उठना शुरू कर दो।
आप अपनी सेहत में सुधार खुद देख लोगे, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। दूसरी चीज मैं उनको बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों की ये हैबिट होती है, स्पेशली हमारी माताओं बहनों की, महिलाओं की, कि रात को सोएंगी तो दवाइयाँ हमारे सराहने पर रखी रहेंगी, बेड के ऊपर। किचन में जाएंगी तो फ्रिज के ऊपर दवाइयाँ रहती हैं। भाई ये करना बंद कर दो। दवाइयों का एक प्रॉपर स्थान, वो भी अगर साउथ वेस्ट में हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि उसको डिस्पोज ऑफ की डायरेक्शन कहा गया है, तो वहां जो चीजें रखी जाती हैं वो खत्म होती हैं धीरे धीरे। और एक प्रॉपर स्थान, एक प्रॉपर बॉक्स होना चाहिए। उसको हर जगह ऐसे वैसे घर में मत रखो, तो आप खुद ही कुछ महीने में महसूस कर लोगे कि आपके दवाइयों के खर्चे घट रहे हैं। सूर्योदय से पहले उठना जरूरी है, थोड़ा सा भगवान के प्रति रुचि बढ़ाओ, बहुत जरूरी रहेगा। तीसरी चीज, अगर विशेष आपको बहुत ज्यादा कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, बेहतर होगा अपनी कुंडली का एक एनालिसिस जरूर करा लो, जान लो कि कुंडली का 8वां घर, 5वां घर, 6ठा घर, लगन क्या कह रहा है, क्या दशा है, क्या गोचर है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई केस में मेरे पास लोग आते हैं तिवारी जी, जो कहते हैं कि भाई गुरुजी हमारी तो आंख में दर्द रहता है, कुछ बताओ, कमर में दर्द है। मैं कहता हूँ भाई ये मेरा कार्य नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाइए। मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मैं उस चीज के लिए बना हूं। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, बीमार हैं, दवाइयां इफेक्ट नहीं कर रही हैं, तो आप किसी ज्योतिष के पास जरूर चले जाओ। हो सकता है कोई ग्रह गोचर ऐसा हो जो परेशान कर रहा हो, और उसके लिए कुछ इजी करने के लिए कुछ आपको मिल जाए। बस ये शॉर्ट में मैं कहना चाहूंगा। चलिए गुरुजी, जाते जाते एक और सवाल आ गया मन में। राहु को लेके बड़ा डराते हैं लोग कि राहु ये कर देता है, वो कुछ कहते हैं ये बना भी देता है, राहु वो सब दे देगा जिसके बारे में आपने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा, वो भी दे देगा आपको। देखिए, कलयुग में जो पाप ग्रह हैं वही देते हैं, ये डेफिनेट है, और राहु पाप ग्रहों में से। मैं तो कहता हूँ 3, 6, 11 में अगर राहु हो तो बल्ले बल्ले है इंसान की। राहु 10 में दुनिया बस में, ये कहावत है ज्योतिष में। तो ऐसा नहीं है कि नहीं देता, लेकिन हम ये कहें केवल राहु, तो बाकी 8 ग्रह कोई छुट्टी पे थोड़ी चले गए कलयुग में, वो भी यही है भाई। 9 ग्रह है ना, तो बाकी 8 भी अपना फल देते हैं। सबको ठीक रखना है, बृहस्पति देव को भी ठीक रखो ताकि ज्ञान मिले, बुद्ध को भी ठीक रखो ताकि बुद्धि मिले, क्योंकि अगर राहु ने दे भी दिया और बुद्धि और ज्ञान ही नहीं है तो उसका उपयोग ही नहीं कर पाओगे। बड़ा लॉजिकल आंसर है मेरा ये, बस वो सब कर लो। तो भाई कैसा लगा ये पॉडकास्ट? अंकित त्यागी जी ने बहुत सी प्रिडिक्शंस करी हैं 2026 को लेके। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो हमें कमेंट और लाइक करके बताइए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो जरूर हमें कमेंट करके पूछिए, और हम उसके जवाब अंकित जी से लेकर आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए तिवारी जी टॉक शो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।